वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन आंसर और भी देख लेते हैं। और आज स्टार्ट हम करते हैं संविधान के भाग, विषय और अनुच्छेद की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि कम समय में हम कुछ ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। जैसा कि हम बार बार बोलते हैं कि ये रिवीजन का टाइम है, तो केवल रिवीजन के समय में हम थोड़ा सा कुछ ऐसे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि हम आगे भी बोलते रहते हैं, अब भी बोल रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और जिस तरीके से अपने नोट्स द्वारा जैसे भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, और बाकी समय में आप रिवीजन के पर्पज़ से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। भाग 1 की बात कर लेते हैं। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, भाग 2 में नागरिकता है और ये 5 से 11 तक अनुच्छेद है, ठीक है फ्रेंड्स। भाग 3 की बात करते हैं तो मूल अधिकार और 12 से 35 अनुच्छेद की बात करते हैं तो 12 से 35 तक है। आपसे पूछ देगा 12 से 35 अनुच्छेद तक क्या है, तो मूल अधिकार है। किस भाग में, तो भाग 3 में है, ठीक है फ्रेंड्स। भाग 4 की बात करते हैं तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है और 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है। भाग 4 की बात कर लेते हैं तो इसमें मूल कर्तव्य है। भाग 4 क में मूल कर्तव्य है और आर्टिकल इससे रिलेटेड कौन है, 51 क है। भाग 5 की बात करते हैं तो इसमें संघ और अनुच्छेद 52 से 151 तक। अध्याय फर्स्ट की बात करते हैं भाग 5 में, तो अध्याय फर्स्ट में क्या है, कार्यपालिका है, अनुच्छेद 52 से 78 तक। और अध्याय 2 में बात करते हैं संसद है, 79 से 122 अनुच्छेद तक। अध्याय 3 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति के विधायी अधिकार की बात की गई है आर्टिकल 123 के तहत। अध्याय 4 की बात करते हैं तो इसमें संघीय न्यायपालिका की चर्चा की गई है अनुच्छेद 124 से 147 तक, ठीक है फ्रेंड्स। अध्याय 5 की बात करते हैं तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है अनुच्छेद 148 से 151 तक। भाग 6 की बात करते हैं तो राज्य है, इसमें 152 से 237 तक। अध्याय 1 में बात कर लेते हैं तो सामान्य है, क्या सामान्य है, अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अध्याय 2 की बात करते हैं तो कार्यपालिका है, 153 से 167 अनुच्छेद तक। अध्याय 3 की बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल है, अनुच्छेद 168 से 212 तक। अध्याय 4 की बात करते हैं तो राज्यपाल की विधायी अधिकार अनुच्छेद 213 है, ठीक है फ्रेंड्स। अध्याय 5 की बात करते हैं तो राज्यों के उच्च न्यायालय और अनुच्छेद क्या है, 214 से 232 तक। अध्याय 6 की बात कर लेते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय है, अनुच्छेद 233 से 237 तक। भाग 7 की बात करते हैं तो इसमें 238 क्या है, निरस्त है, और इसमें क्या है, प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य ये निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 की बात करते हैं, इसमें संघ राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद की बात करते हैं 239 से 242 है। भाग 9 में पंचायतें हैं, अनुच्छेद 243 से 243 आड़ा तक है। भाग 9 क की बात कर लेते हैं तो इसमें नगर पालिकाएँ हैं, अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक है। भाग 9 ख की बात कर लेते हैं, इसमें सहकारी समितियां हैं, और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 243 जेड एच से जो 243 जेड टी तक है। भाग 10 की बात करते हैं तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, अनुच्छेद की बात करते हैं 244 से 244 क तक है। भाग 11 की बात करते हैं तो अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच संबंध, और अनुच्छेद की बात करते हैं 245 से 263 तक है। अध्याय फर्स्ट की बात कर लेते हैं, भाग 11 में विधायी संबंध है, अनुच्छेद की बात करते हैं 245 से 255 है। अध्याय सेकंड की बात करते हैं प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 256 से 263 तक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं
भाग 12 की बात कर लेते हैं। तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 264 से 300 क तक। सॉरी, अध्याय 1 में देखते हैं वित्त है, तो इसमें अनुच्छेद 264 से 291 तक है। अध्याय 2 की बात कर लेते हैं तो उधार है, इसमें 292 से 293 तक है। अध्याय 3 की बात कर लेते हैं तो संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद है, और चर्चा की गई अनुच्छेद 294 से 300 तक। अध्याय 4 की बात कर लेते हैं तो संपत्ति का अधिकार है, ये 300 क के तहत संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। भाग 13 की बात कर लेते हैं तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद की बात करते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 की बात करते हैं तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं 308 से 323 है। अध्याय 1 में बात करते हैं सेवाएं हैं, 308 से 314। अध्याय 2 की बात करते हैं लोक सेवा आयोग है, 315 से 323 तक है। भाग 14 क की बात करते हैं अधिकरण है, अनुच्छेद की बात करते हैं तो 323 क से 323 ख तक है। भाग 15 की बात करते हैं तो इसमें निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329 क तक है। भाग 16 की बात करते हैं तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, अनुच्छेद की बात करें 330 से 342। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। अध्याय 1 संघ की भाषा, अनुच्छेद 343 से 344। अध्याय 2 क्षेत्रीय भाषाएं, 345 से 347। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 348 से 349। अध्याय 4 की बात करते हैं तो इसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं, 350 से 351। भाग 18 की बात कर लेते हैं तो आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 की बात करते हैं तो प्रकीर्ण, 361 से 367। भाग 20 की बात करते हैं तो संविधान का संशोधन, 368। भाग 21 की बात करते हैं तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 की बात करते हैं तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। तो यहाँ से हम यह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और खंड को अलग अलग बांट कर अगर काउंट किया जाए तो इस समय 465 प्लस अनुच्छेद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं। भाषाई आयोग और समिति की बात कर लेते हैं। तो भाषाई आयोग की बात करते हैं। प्रांत आयोग का गठन हुआ है जून 1948 में, और इसके अध्यक्ष हैं SK धर। रिपोर्ट सौंपी गई दिसंबर 1948 में। अनुशंसा की गई राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, न कि भाषाई आधार पर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं JVP समिति की। तो JVP समिति मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, 3 व्यक्ति के नाम पर बनाए गए JVP समिति। और इसकी गठन की बात कर लेते हैं दिसंबर 1948 में। और सदस्य की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, जैसा कि हमने नाम में ही बता दिया था। ठीक है, कौन कौन सदस्य हैं? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। रिपोर्ट सौंपी गई, कब सौंपी गई? तो अप्रैल 1949 में। अनुशंसा की बात करते हैं तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1953 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। सदस्य की बात कर लेते हैं तो KM पडिक्कर एवं HN कुंजरू थे। और रिपोर्ट सौंपी गई तो 1955 में रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें अनुशंसा क्या किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की गई।
ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट, तात्कालिक गठन, पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मौत हो गई। दूसरा, गठन तिथि 1 अक्टूबर 1953 को। और विशेषता देख लेते हैं, तो भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश हो गया। चौथा देखते हैं, विभाजन 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ। मतलब आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग होकर 29वां राज्य बना था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विभिन्न राज्यों के गठन की तिथि की बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं विभिन्न राज्यों के गठन की तिथि। पहला है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सबसे पहले यही राज्य अलग हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। सिक्किम की बात कर लेते हैं, तो 16 मई 1975 को हुआ था। ठीक है, सीक्वेंस में चला जाए, चलिए सीक्वेंस में चलते हैं और भी अच्छा रहेगा। आइए, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और गुजरात की बात कर लेते हैं तो 1 मई 1960 की है। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं 25 जनवरी 1971 को। मेघालय की बात करते हैं तो 21 जनवरी 1972 को। और मणिपुर 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा भी 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो सिक्किम 16 मई 1975 को। मिजोरम का गठन किया गया 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। गोवा का 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। झारखंड की बात करते हैं तो 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना की बात करते हैं 2 जून 2014 को। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का राज्य बना। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। संसद द्वारा नागरिकता के आधार पर विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया संसद द्वारा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के तहत अधिकार प्राप्त है केवल नागरिकों को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं। केवल नागरिकों को 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत अधिकार प्राप्त हैं केवल नागरिकों को। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में। मतलब कि भारत में जो राष्ट्रपति बनता है उसके लिए क्या हो सकता है, योग्यता जो है वह केवल और केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका में राष्ट्रपति बनते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, प्रावधान है वह जन्म से भारत राष्ट्रपति क्या हो, अमेरिका का नागरिक हो। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं दोहरी नागरिकता की। दोहरी नागरिकता राज्यों के लिए पृथक नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया अमेरिका एवं स्विट्ज़रलैंड में। अमेरिका में 50 राज्य हैं और यहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है, एक राज्य की और एक संघ की। ठीक है फ्रेंड्स, और स्विट्ज़रलैंड में भी सेम है। और लिखित संविधान सबसे विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका के ही संविधान, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं आगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 6 के तहत। पाकिस्तान को प्रव्रजन मतलब जाने वाले करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 7 में। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 8 में। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो
उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह अनुच्छेद 9 के अनुसार है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता को स्वतः ही समाप्त कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार। हमने देखा कि कुछ आर्टिकल्स थे जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त थे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आर्टिकल है जो भारत के नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 28 दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 दोनों लोग को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, यह दोनों चाहे भारतीय नागरिकता हो चाहे विदेशी नागरिकता सबको प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। 24 में क्या है, 25 में क्या है, 26 में क्या है। यहाँ पे केवल जो दिया है उसी को हम बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मूल अधिकार की बात कर लेते हैं। तो हमने जैसा कि अभी बताया कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिया गया है। और इसमें कितने प्रकार के अधिकार हैं, कुल 6 प्रकार के अधिकार हैं। पहले 7 प्रकार के थे, संपत्ति का अधिकार को उसमें हटा दिया गया है। तो अब केवल कितने अधिकार बच गए हैं, 6 अधिकार बच गए। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं, एक बार इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों की चर्चा की गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है संसद को। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 20। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को बनाया गया राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या थी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है संसद। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक, जिसकी चर्चा हम आगे भी कर चुके हैं। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता भारत में क्या है, अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है, दोहरी प्रकार की नागरिकता है, दिया भी है। अमेरिका में नागरिकता प्रदान की जाती है दोहरी नागरिकता। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में व्यतीत करने होंगे 7 वर्ष। आइए मूल अधिकार की चर्चा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के द्वारा कर लेते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में। मेनका गांधी वाद 1978 संबंधित है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के विस्तार से। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। अब बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 30 की बात कर लेते हैं। इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार प्रदत्त है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा
कहा है अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल है बौद्ध, जैन एवं सिख। ठीक है फ्रेंड्स, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया वर्ष 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व में। संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया वर्ष 1976 में। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान है तो अनुच्छेद 39(a) में। ऐसे भी पूछ सकता है पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा की गई तो अनुच्छेद 39(a) में। ठीक है फ्रेंड्स, समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा है जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 39(b) में। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो का प्रावधान है अनुच्छेद 39(c) में। बात करते हैं पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 39(d) में। ठीक है फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। मूल संविधान की बात कर लेते हैं तो उसमें केवल 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे तो उसकी संख्या 10 थी। अब पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 11 है। षोडशी समिति में अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या थी 12। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम है तो J.S. वर्मा समिति वर्ष 1999 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य है तो अभिभावकों द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, राष्ट्रपति होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति के पास। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए। पद की रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद को पर कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश भी न हो तो वरिष्ठतम जो भी न्यायाधीश रहेगा वह पद को संभालेगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश में एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर स्पीड स्लो लग रही हो तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं तो नीलम संजीव रेड्डी। महाभियोग की कार्यवाही है अर्धन्यायिक प्रक्रिया। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है तो भारत का राष्ट्रपति। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार कौन होता है तो महान्यायवादी। महान्यायवादी अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है। कौन? महान्यायवादी। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को पद से हटाया जा सकता है, उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से CAG को अलग किया गया है तो वर्ष 1976 में। ठीक है, बात करते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति। भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है राष्ट्रपति के बाद। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 52 में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है तो राज्यसभा के सभापति पद हेतु। उसे उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता है, जब भी दिया जाता है राज्यसभा के सभापति पद हेतु दिया जाता है। वो भी कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। बात करते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की पद रिक्ति के दौरान उसके कृत्यों के निर्वहन का अधिकार दिया गया तो उपराष्ट्रपति को दिया गया है। बात करते हैं प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति दिलाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कोई भी मंत्री संसद का सदस्य मंत्री बना रह सकता है 6 माह तक। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को कहते हैं कैबिनेट या मंत्रिमंडल। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ की हुई मानी जाती है राष्ट्रपति के नाम से। जो सभी कार्यवाहियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, भले ही प्रधानमंत्री करे। नेक्स्ट की बात करते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है तो कैबिनेट सचिव होता है।
मंत्रिय परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए तो 50। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे तो R.K. षणमुखम शेट्टी। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर किया जाता है तो केवल लोकसभा में। भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है श्वेत पत्र। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 एक जोड़ा गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दी गई। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार का विधायी अंग है संसद। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से। आपातकाल में संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है एक बार में 1 वर्ष तक। लोकसभा के ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर नहीं होगा। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल टाई की स्थिति में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है तो लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था तो 489 सीटों के लिए। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित है तो बड़े राज्यों के 77 लाख और छोटे राज्यों के लिए 59.4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो गणेश वासुदेव शंकर मावलंकर या जीवी मावलंकर हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। वन लाइनर फैक्ट है कुछ। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की चर्चा करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा के कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी 55 सदस्य होता है। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 108। तो आइए, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 118(4) के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है।
प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। बात कर लेते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सामान्यतया लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है। तो लोकसभा अध्यक्ष को भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया। तो 1980 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं 12 व्यक्ति। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी तो वह हैं नरगिस दत्त। राज्यसभा के 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदस्य, ठीक है, अस्थायी है। और इसमें क्या होता है, इसका जो सदस्य हैं प्रत्येक 2/3 सदस्य क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, यहाँ बात की गई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की गई है तो 6 वर्ष होगा। अगर राज्यसभा का कार्यकाल कहेगा तो वह अस्थायी है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है, कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है संसद। धन विधेयक पूरा स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, कौन करता है, अनुच्छेद 105। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन के सूचित किए अनुपस्थित रहा है लगातार 60 दिनों तक। ऐसा मामला आपने सचिन तेंदुलकर के उसमें देखा था। ठीक है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित करना पड़ता है तो विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक से ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है और किसी माध्यम से धन नहीं निकाला जा सकता है। बात करते हैं, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 लागू हुआ तो 1 जून 1955 से। नेक्स्ट की बात करते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू हुआ 30 जनवरी 1990 से। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। केशवानंद भारती वाद 1973 में। भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक कहा जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, आधार है विधि का शासन। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है, किसके पास है, संसद के पास है या संसद में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा अनुच्छेद 125(1) में। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, वह हैं 4। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं,
केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीश गठित की गई तो केशवानंद भारती वाद 1973 में वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है तो अनुच्छेद 142। उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया वर्ष 1993 में। जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्यवाहियों की भाषा है अंग्रेजी। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की अवधारणा की कल्पना की गई, यह स्वीडन में की गई थी। भारत में वर्ष 1966 के पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश की तो मोरारजी देसाई ने की। आपसे यह भी पूछ सकता है केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त, यहाँ से नाम का चेंजिंग कर देगा और क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा केंद्र में लोकपाल होते हैं तथा राज्यों में लोकायुक्त होते हैं। और नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश की तो मोरारजी देसाई ने की। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है या योग्यता रखता है तो लोकपाल का अध्यक्ष होने की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हों। ठीक है फ्रेंड्स, लोकपाल अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें समान होंगी भारत के मुख्य न्यायाधीश के। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल टाई की स्थिति में। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है तो लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कहीं कहीं कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिवीजन ही हो जाएगा आप अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 343 घ के 3 के अंतर्गत। ठीक है, पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान है तो अनुच्छेद 243 घ के 3 में। पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई 24 अप्रैल 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 तक 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया तो नागौर राजस्थान से। आइए पंचायती राज के बारे में बात कर लेते हैं। द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव दिया था तो अशोक मेहता समिति ने। कमज़ोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था तो कौन कहा था? JBK राव समिति ने। और JBK राव समिति में कौन कौन सदस्य हैं उनकी चर्चा कर चुके हैं। सामान्यतया पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभाव में आया 1 जून 1993 को। संविधान के भाग 9 क में शामिल अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य 6 तक। भारत में शहरी स्थानीय शासन है
8 प्रकार के आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा सूचना मांगे जाने के कारणों को देना आवश्यक या अपेक्षित नहीं है। उच्च न्यायालय जिसने कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए, मद्रास उच्च न्यायालय। सितंबर 2014 में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना है। सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेदार है नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने में। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वाक एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के मूल अधिकार का भाग भी माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। ठीक है फ्रेंड्स, और भी कुछ देख लेते हैं आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान में। सूचना के अधिकार का अभिप्राय जो है किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच है। आरटीआई के दायरे में शामिल भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल नवंबर 2019 से केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। विश्व के देशों में स्वीडन पहला देश है जिसने 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया है। ठीक है, फिर से देखते हैं इस लाइन को, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। विश्व के देशों में स्वीडन पहला देश जिसने 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश जिसके संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख है। भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SP गुप्ता बनाम भारत संघ वाद 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल माना गया। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित वाक्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सर्वप्रथम आरटीआई कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया। तो वर्ष 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल CERC अहमदाबाद द्वारा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो वर्ष 1996 में भारत सरकार को आरटीआई पर मॉडल कानून प्रारूप सौंपा। जस्टिस PB सावंत की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आधारित था। HD शौरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट पर वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पूर्व इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य था तमिलनाडु वर्ष 1997 में। ठीक है फ्रेंड्स, जहां आपको लग रहा हो कि वो लाइन समझ नहीं आई तो फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा। सूचना के अधिकार में शामिल है तो कार्य, दस्तावेज़ों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेज़ों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, सामग्री का नमूना लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना प्राप्त करना। प्रत्येक प्राधिकारी के तहत एक जन सूचना अधिकारी PIO की नियुक्ति का प्रावधान है। सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर 30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना PIO का दायित्व है। PIO मतलब जन सूचना अधिकारी।
नेक्स्ट की बात करते हैं तो मांगी गई सूचना के व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक हित आदि उन अपवादों का उल्लेख जिनसे जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने पॉलिटी की कुछ इम्पोर्टेंट्स फैक्ट को कवर किया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, ये केवल रिवीजन पर्पस से है और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो हम फिर इसको बाय थ्योरी के द्वारा सभी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो केवल समय आपके पास भी कम है, जैसा कि हम भी इसमें हमारा भी एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा समय इस पर न देते हुए न ही हम लोग देख रहे हैं, कभी वीडियो भी एडिटिंग कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ ही हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई हम लोग से त्रुटि हो जाती है तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम उसको आने वाले अगले वीडियो में उसको रिमूव कर सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।